गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि ट्रांसजेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ एंड क्वालिटी से रिलेटेड ट्रांसजेनिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट क्रॉप इज बनाना बनाना एंड पाइनएप्पल। इसमें क्या आता है, एसएसी सिंथेज आता है, यानी बनाना। पाइनएप्पल में क्या आता है, तो बनाना पाइनएप्पल में एसएसी सिंथेज आता है, और इसके कारण क्या होता है, तो डिलेड राइपेनिंग, यानी कि देर से राइपेनिंग होता है। नेक्स्ट क्रॉप मैंगो एंड एप्पल। एप्पल में मैंगो एंड एप्पल में क्या आता है, तो एसएसी सिंथेज एंड एसएसी ऑक्सीडेज पाया जाता है, जो कि डिले राइपेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है रेड बनाना। इसी को हम एडिबल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। यानी रेड बनाना को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड बनाना को एडिबल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यानी इसमें कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन्स। एंड जो इसका कार्य क्या होता है, एक बार हेडिंग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक तरफ आपको क्राफ्ट दिया है, दूसरी तरफ जीन्स दिया है, एंड तीसरी तरफ उसका फंक्शन दिया है। तो बनाना एंड पाइनएप्पल में बनाना एंड पाइनएप्पल में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बनाना एंड पाइनएप्पल में एसएसी सिंथेज जो होता है वो डिलेड राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंगो एंड एप्पल्स में एसएसी सिंथेज एंड एसएसी ऑक्सीडेज जीन्स जो होता है वो डिले राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड बनाना, जिसे हम एडिबल वैक्सीन के नाम से जानते हैं, इसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस का इसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट ग्राफ है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो स्ट्रॉबेरी में आपका पेक्टेट लाइएज एंजाइम काम करता है। यानी कि स्ट्रॉबेरी में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्ट्रॉबेरी में पेक्टेट लाइएज जीन काम करता है, जो कि इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी, यानी फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो पेक्टेट लाइएज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्रॉप टोमेटो में एसएसी सिंथेज जीन जो होता है वो कंट्रोलिंग फ्रूट राइपेनिंग, यानी फ्रूट की राइपेनिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एसएसी सिंथेज करता है किसमें, टोमेटो में। एंड टोमेटो में फिर डी हाइप्यूसिन सिंथेज, जिसे हम डीएचएस के नाम से जानते हैं, डी ऑक्सी हाइप्यूसिन सिंथेज, जो कि टोमेटो में जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो डिलेड पोस्ट हार्वेस्ट सॉफ्टनिंग, यानी कि डिलेड जो पोस्ट हार्वेस्ट सॉफ्टनिंग होता है उसमें डी ऑक्सी हाइप्यूसिन सिंथेज टोमेटो में काम करता है। नेक्स्ट क्रॉप टोमेटो में कौन सा जीन काम करता है, तो ये गैलेक्टोसाइडेज 4, जिसे हम DBG4 के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इम्प्रूव्ड फ्रूट क्वालिटी, यानी फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ये गैलेक्टोसाइडेज 4, जिसे हम DBG4 के नाम से जानते हैं, जो कि टोमेटो में कार्य करता है। नेक्स्ट क्रॉप कौन सा है, तो नेक्स्ट है टोमेटो में फाइटोन डीजाटूरेज फाइटोइन डीजाटूरेज, जो कि इंक्रीज कैरोटीनाइड कंटेंट, यानी इसका कार्य क्या होता है, तो इंक्रीज कैरोटीनाइड कंटेंट, यानी कैरोटीनाइड कंटेंट को इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्रॉप में टोमेटो में आपका कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टोमेटो में जीरेनियोल सिंथेज जीन जो होता है वो मॉडिफाइड फ्लेवर एंड एरोमा, यानी फ्लेवर एंड एरोमा के मॉडिफिकेशंस का काम कौन सा जीन करता है, तो जीरेनियोल सिंथेज जीन्स करता है, जो कि टोमेटो में करता है। नेक्स्ट क्रॉप टोमेटो में CTXB एंड टेप एंटीजन ऑफ विब्रियो कोलेरी फिर टोमेटो में CTXB एंड टेप एंटीजन ऑफ विब्रियो कोलेरी, यह जीन यह जीन रिस्पॉन्सिबल होता है टोमेटो में। और ईटिबल वैक्सीन्स डेवलपमेंट, यानी कि इसका कार्य क्या होता है, तो ईटिबल वैक्सीन को विकसित करने के लिए CTXB एंड टेप एंटीजन ऑफ विब्रियो कोलेरी प्रयोग में लाया जाता है, किसमें, टोमेटो में। फिर से रेड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन, यानी इथाइलिन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए एसएसी ऑक्सीडेज जिसका प्रयोग करते हैं। SAM हाइड्रोलेज जिनका
जिनको यूज़ करते हैं, और किस में करते हैं, तो मेलन्स में करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो ईडिबल वैक्सीन डेवलपमेंट, यानी वैक्सीन के डेवलपमेंट में, यानी कि ईडिबल वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका रेबीज फ्लाइकोप्रोटीन जीन्स होता है, यानी कि रेबीज फ्लाइकोप्रोटीन जीन्स जो होता है वो ईडिबल वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में कार्य करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मस्क मिलन में किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप इज पोटैटो, यानी प्रोटीन रिच पोटैटो। प्रोटीन रिच पोटैटो को डेवलपमेंट में, यानी प्रोटीन रिच पोटैटो को विकसित करने के लिए इस कैपिटल ए स्मॉल एम कैपिटल ए 1 जीन का प्रयोग करते हैं पोटैटो में। नेक्स्ट है क्रॉप कसावा। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोड्यूस एंड स्टोर एमाइलेज फ्री स्टार्च, यानी कि एमाइलेज फ्री स्टार्च को स्टोर करने के लिए एंड प्रोड्यूस करने के लिए, एमाइलेज फ्री स्टार्च को प्रोड्यूस करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए किस जीन का प्रयोग करते हैं, तो ग्रेन्यूल ब्रांड स्टार्च सिंथेज जीन्स, यानी GBSS, यानी कि ग्रेन्यूल बाउंड स्टार्च सिंथेज जीन, जिसे हम GBSS के नाम से जानते हैं। इसी को GLGC फ्रॉम इकोलाई से प्राप्त किया जाता है। किस में किया जाता है, तो कसावा में किया जाता है। नेक्स्ट कसावा में एलिवेटेड लेवल्स ऑफ प्रोलिन्स एंड सेरीन एमिनो एसिड्स, यानी कि प्रोलिन्स एंड सेरीन एमिनो एसिड के लेवल्स को एलिवेट करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ASP फर्स्ट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट, यानी प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए -1 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इनके साथ कसावा। नेक्स्ट फंक्शन है सुपीरियर हाइब्रिड्स, यानी सुपीरियर हाइब्रिड के डेवलपमेंट में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सुपीरियर हाइब्रिड्स के डेवलपमेंट में बार जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, बारनेज जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, बार स्टार जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें, तो कॉलीफ्लावर्स में। नेक्स्ट पार्थेनोकार्पिन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पार्थेनोकार्पी को डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डेफ H9 डैश आई स्मॉल आई कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एम, और यह किस क्रॉप में होता है, तो स्ट्रॉबेरी में होता है, एंड कुकुम्बर में होता है, नावेल ऑरेंज में होता है, क्लीमेंटाइन में होता है, एंड वाटरमेलन में होता है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रोल बी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें, तो टोमेटो में। नेक्स्ट पार्थेनोकार्पी यानी ब्रिंजल में पार्थेनोकार्पी को डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस कैपिटल आई स्मॉल एच जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कैंटालूप में मॉडिफाइड फ्रूट राइपेनिंग, यानी कि फ्रूट राइपेनिंग के मॉडिफिकेशंस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कैंटालूप में फ्रूट राइपेनिंग के मॉडिफिकेशंस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एडेनोसाइलमेथियोनिन हाइड्रोलेज जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर से कैंटालूप में फ्रूट की राइपेनिंग यानी फ्रूट राइपेनिंग के मॉडिफिकेशंस में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एडेनोसाइलमेथियोनिन हाइड्रोलेज जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसजेनिक वैरायटीज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एक तरफ क्रॉप्स दिया है, दूसरी तरफ उसका ट्रेड दिया है, तीसरी तरफ प्रोडक्ट नेम दिया है, चौथी तरफ इस्टेब्लिश्ड ईयर दिया है, एंड पांचवी तरफ किस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोड्यूस किया गया उसके बारे में डिस्कस किया गया। क्रॉप में सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्शन क्रॉप में टोमेटो यानी क्रॉप में होकर टोमेटो में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसजेनिक वैरायटी विकसित की गई है, तो फ्लेवर सेवर वैरायटी को विकसित किया गया है। कब किया गया, तो 1994 ईस्वी में। किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो कैल्जिन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या फिर कैल्जिन कंपनी के द्वारा किया गया है। फिर से टोमेटो में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो ट्रांसजेनिक वैरायटी विकसित किया गया था उसका नाम फ्लेवर सेवर है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1994 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। किस कंपनी के द्वारा, तो कैल्जिन कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फिर टोमेटो में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इंडलेस समर यानी कि टोमेटो में सेल्फ लाइफ बढ़ाने
बढ़ाने के लिए इंडलेस समर ट्रांसजेनिक वैरायटी को विकसित किया गया था, जो कि 1995 में निकाला गया था, जस्ट वन आफ्टर ईयर। एंड इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन काम किया गया था डीएनए प्लांट टेक्नोलॉजी यानी डीएनए प्लांट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1995 ईस्वी में इंडलेस समर ट्रांसजेनिक वैरायटी जो कि टोमेटो की विकसित की गई थी। और किस लिए की गई थी? तो सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्रॉप है पोटैटो में जो बीटी जीन होता है जो कि रेसिस्टेंट टू कोलोराडो बीटल, यानी कि यह किसके प्रति रेसिस्टेंट होता है? तो बीटी जीन, यानी पोटैटो में जो बीटी जीन होता है वो कोलोराडो बीटल के प्रति रेसिस्टेंसी को पैदा करने के लिए तो पोटैटो में बीटी जीन को निकाला गया था। और इसका जो प्रोडक्ट नेम है, यानी इसका जो प्रोडक्ट नेम है न्यू लीफ, इसका जो प्रोडक्ट नेम है न्यू लीफ 1995 में निकाला गया था। किस कंपनी के द्वारा? तो मोंसांटो कंपनी के द्वारा निकाला गया था, यानी मोंसांटो कंपनी के द्वारा 1995 ईस्वी में न्यू लीफ ट्रांसजेनिक वैरायटी को न्यू लीफ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए न्यू लीफ, यानी कि मोंसांटो कंपनी के द्वारा 1995 ईस्वी में न्यू लीफ को विकसित करने के लिए बीटी जीन जो कि कोलोराडो बीटल के प्रति रेसिस्टेंट होता है पोटैटो में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप है रेसिस्टेंट टू कोलोराडो बीटल इलिजाबेथ, यानी कि रेसिस्टेंट टू कोलोराडो बीटल, यानी कोलोराडो बीटल के प्रति रेसिस्टेंसी पैदा करने के लिए इलिजाबेथ प्रोडक्ट को विकसित किया गया था। कब किया गया था? तो सन 2010 में विकसित किया गया था। किस कंपनी के द्वारा? तो मोंसांटो कंपनी के द्वारा किया गया था। फिर से रेसिस्टेंट टू कोलोराडो बीटल, यानी कोलोराडो बीटल के रेसिस्टेंसी के लिए इलिजाबेथ प्रोडक्ट को सन 2010 में मोंसांटो कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट बीटी जीन एंड पोटैटो लीफ रोल वायरसेस, जिसे हम PLRV के नाम से जानते हैं। रेसिस्टेंट बीटी जीन्स, यानी बीटी जीन एंड पोटैटो लीफ रोल वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी पैदा करने के लिए न्यू लीफ प्लस प्रोडक्ट को विकसित किया गया था सन 1998 ईस्वी में और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो मोंसांटो कंपनी के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट बीटी जीन्स एंड पोटैटो वायरस वाई, जिसे हम PVY के नाम से जानते हैं। इसको इसमें प्रोडक्ट नेम नहीं दिया है। कब इसको विकसित किया गया था? 1999 में विकसित डेवलप किया गया था। और यह किसके द्वारा? तो मोंसांटो कंपनी के द्वारा, मोंसांटो कंपनी के द्वारा सन 1999 ईस्वी में जो कि पोटैटो में जो वायरस वाई होता है एंड बीटी जीन के प्रति रेसिस्टेंसी पैदा करने के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है बीटी जीन। नेक्स्ट पोटैटो में है बीटी जीन का प्रोडक्ट नेम क्या है? तो मैक्सिमाइज 1995 ईस्वी में सीबा गेगी यानी सीबा गेगी के द्वारा 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में मैक्सिमाइज नामक प्रोडक्ट को बीटी जीन्स के रूप में विकसित किया गया था। फिर से रेसिस्टेंट टू वायरसेस फ्रीडम सेकेंड 1995 एसग्रो सीड्स, यानी एसग्रो सीड्स के द्वारा 1995 ईस्वी में फ्रीडम सेकेंड प्रोडक्ट को विकसित किया गया था, जो कि पोटैटो में वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाने के लिए, यानी कि पोटैटो में वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्रॉप है पपैया, रेसिस्टेंट टू PRSVY, यानी PRSV पोटैटो रोल PRSV का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो PLRV है, PRSV। फिर से एसग्रो कंपनी के द्वारा 1995 ईस्वी में फ्रीडम सेकेंड प्रोडक्ट को विकसित किया गया था। किसके प्रति? तो यह वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्रॉप पपैया में 1998 ईस्वी में रेनबो एंड सन अप वैरायटी को 1998 ईस्वी में रेनबो एंड सन अप दोनों ट्रांसजेनिक वैरायटी है पपीता की, रेनबो एंड सन अप, इसको पपीता PRSV के प्रति रेसिस्टेंसी पैदा करने के लिए पपीता में विकसित किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूलर टारगेट्स फॉर मॉडिफाइंग फ्लावर ट्रेट्स, यानी कि जो मॉडिफाइंग फ्लावर ट्रेट्स हैं इसके लिए जो मॉलिक्यूलर टारगेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो फ्लावर ट्रेट्स, मॉडिफाइंग फ्लावर ट्रेट्स फॉर मॉलिक्यूलर टारगेट्स, यानी मॉलिक्यूलर टारगेट्स के लिए जो मॉडिफाइंग फ्लावर ट्रेट्स है वो कौन कौन से हैं? एक तरफ क्रॉप्स दिया है, दूसरी तरफ फ्लावर ट्रेट दिया है, तीसरी तरफ आपका टारगेट जीन दिया है। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में क्या आता है? तो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का जो फ्लावर
फ्लावर ट्रेट्स होता है वो क्या होता है, तो लॉन्जिविटी ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर की लॉन्जिविटी जो होती है वो किस में देखने को मिलता है, तो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में देखने को मिलता है। यानी फ्लावर की लॉन्जिविटी यानी कि फ्लावर्स की लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स में फिर से क्रॉप्स क्या है, तो क्रॉप्स में ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है। और फ्लावर ट्रेट्स क्या है उसका, तो लॉन्जिविटी ऑफ फ्लावर्स होता है। टारगेट जीन क्या होता है, तो म्यूटेटेड ETR फर्स्ट जीन फॉर अरेबिडोप्सिस एंड फ्लावर स्पेसिफिक प्रमोटर द FBP फर्स्ट। फिर से ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में ऑर्नामेंटल फ्लावर्स मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर मॉडिफाइंग फ्लावर ट्रेट्स, यानी कि ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में फ्लावर ट्रेट्स को मॉडिफाई करने के लिए, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में फ्लावर की लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए म्यूटेटेड ETR फर्स्ट जीन फ्रॉम अरेबिडोप्सिस एंड फ्लावर स्पेसिफिक प्रमोटर द FBP फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप पेटूनिया। नेक्स्ट क्रॉप है पेटूनिया। पेटूनिया में वाइट टू रेड के लिए यानी फ्लावर ट्रेट, यानी पेटूनिया का जो फ्लावर ट्रेट होता है वो वाइट टू रेड होता है। टारगेट जीन क्या होता है, तो म्यूटेंट मेज जीन होता है, म्यूटेंट मेज जीन होता है। फिर से पेटूनिया में जो फ्लावर ट्रेट होता है वो वाइट टू रेड होता है और टारगेट जीन क्या होता है, तो म्यूटेंट मेज जीन होता है। नेक्स्ट है पर्पल टू वाइट के लिए, यानी पेटूनिया में पर्पल टू वाइट के लिए कौन सा टारगेट जीन होता है, तो चाल्कोन सिंथेज होता है, चाल्कोन सिंथेज होता है। यानी कि पर्पल टू वाइट ट्रेट के लिए जो टारगेट जीन्स होता है वो चाल्कोन सिंथेज होता है। वाइट टू पेल येलो फ्लावर ट्रेट्स के लिए टारगेट जीन्स जो होता है वो फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस होता है, फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है वाइट टू पिंक ट्रेट के लिए, यानी वाइट टू पिंक ट्रेट के लिए जो टारगेट जीन्स होता है वो आपका फ्लेवोनॉल सिंथेसिस होता है एंड DHFR जीन होता है, DHFR जीन होता है। फिर से पिंक टू वाइट ट्रेट के लिए जो टारगेट जीन होता है वो फ्लेवोनॉल सिंथेसिस होता है एंड DHFR जीन होता है। नेक्स्ट रेड टू डीप पर्पल के लिए जो टारगेट जीन होता है वो F35 जीन होता है, F35 जीन होता है। रेड टू डीप पर्पल के लिए जो टारगेट जीन होता है वो F3-5 जीन होता है। नेक्स्ट रेड्यूस्ड इथाइलिन बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एंटीसेंस बोआसीओ फर्स्ट फ्रॉम ब्रोकोली। नेक्स्ट एग्जांपल डिलेड इन फ्लावर सेंसेंस, यानी फ्लावर सेंसेंस में डिले के लिए, जो रेड्यूस्ड इथाइलिन बायोसिंथेसिस होता है वो एंटीसेंस बोआ कोएम्बटूर फर्स्ट फ्रॉम ब्रोकोली। नेक्स्ट है रोज में फ्लावर ट्रेट्स एंड टारगेट जीन्स। रोज में रेड टू पिंक, लाइट रेड और मैगेंटा रेड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो क्या होता है, तो टारगेट जीन क्या होता है, तो एंथोसाइनिन बायोसिंथेसिस होता है, रेड टू ब्लू यानी रोज में रेड टू ब्लू ट्रेड के लिए, यानी कि रोज में रेड टू ब्लू ट्रेड के लिए कौन सा टारगेट जीन्स होता है, तो डेल्फिनिडिन बायोसिंथेसिस होता है। यानी कि रोज में रेड टू ब्लू के लिए, यानी रोज में रेड टू ब्लू ट्रेड के लिए कौन सा टारगेट जीन्स होता है, तो डेल्फिनिडिन बायोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्रॉप कार्नेशन में जो वाइट टू माउ ट्रेड के लिए, यानी कार्नेशन में वाइट टू माउ ट्रेड के लिए कौन सा टारगेट जीन्स होता है, तो फ्लेवोनॉल सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है कार्नेशंस में वायोलेट ऑरेंज टू क्रीम ट्रेड के लिए कौन सा जीन का टारगेट होता है, तो F3H जीन टारगेट होता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इथाइलिन लेवल, यानी कार्नेशन में डिक्रीज्ड इथाइलिन लेवल के लिए कौन सा टारगेट जीन होता है, तो ETR फर्स्ट फ्रॉम पेटूनिया। नेक्स्ट क्रॉप जरबेरा में रेड टू पिंक या फिर क्रीम, जरबेरा में रेड टू पिंक या फिर क्रीम ट्रेड के लिए कौन सा जीन टारगेट होता है, तो चाल्कोन सिंथेस जीन टारगेट होता है। नेक्स्ट क्रॉप क्राइसेंथीमम में पिंक टू वाइट, यानी क्राइसेंथीमम में पिंक टू वाइट ट्रेड के लिए, यानी कि क्राइसेंथीमम में पिंक टू वाइट ट्रेड के लिए कौन सा जीन टारगेट होता है, तो फ्लेवोनॉल सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है
टोरेंटिया। नेक्स्ट टोरेंटिया है जो कि ब्लू टू वाइट रेड के लिए एंथोसाइनिन बायोसिंथेसिस जीन जो था वो टारगेट होता है। नेक्स्ट है ब्लू टू रेड के लिए साइटोक्रोम P450 जीन जो था वो टारगेट होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज नोवेल प्लांट ट्रेड्स इंजीनियर्ड थ्रू RNAi, यानी नोवेल प्लांट ट्रेड्स इंजीनियर्ड थ्रू RNAi। एक तरफ ट्रेड दिया, दूसरी तरफ टारगेट जीन दिया, तीसरी तरफ प्राप्त दिया है एंड चौथे तरफ उसका एप्लीकेशन दिया है। इन्हांस न्यूट्रिएंट कंटेंट, यानी कि इन्हांस न्यूट्रिएंट कंटेंट, यानी न्यूट्रिएंट कंटेंट को इन्हांस करने के लिए कौन सा टारगेट जीन होता है? तो LYC DET फर्स्ट होता है। और किस में होता है? तो टोमेटो में होता है। LYC जो होता है वो इन्हांस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट के लिए टारगेट जीन LYC जो होता है वो टोमेटो में। इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है? तो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लाइकोपिन, यानी कि यह लाइकोपिन के कंसंट्रेशन को इसकी इंक्रीज करने का काम कौन करता है? तो टोमेटो में LYC जीन करता है। नेक्स्ट है डेट फर्स्ट। टोमेटो में यह क्या करता है? तो हाई फ्लेवोनाइड्स एंड ए कैरोटीन कंटेंट, यानी ए कैरोटीन कंटेंट एंड फ्लेवोनाइड्स की बढ़ाने के लिए टोमेटो में डेट फर्स्ट जीन जो होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है SBE सेकेंड जो होता है वो SBE सेकेंड जो होता है वो स्वीट पोटैटो क्रॉप्स में, यानी स्वीट पोटैटो में इंक्रीज लेवल ऑफ एमाइलेज फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एमाइलेज के लेवल को इंक्रीज करने के लिए स्वीट पोटैटो में SBE सेकेंड टारगेट जीन्स होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एल्कलाइड कंटेंट, यानी कि रिड्यूस्ड एल्कलाइड कंटेंट रेट में क्या है? तो रिड्यूस्ड एल्कलाइड कंटेंट, यानी एल्कलाइड कंटेंट को कम करने के लिए कौन सा टारगेट जीन होता है? तो CAMXMT फर्स्ट होता है, जो कि कॉफ़ी में प्रयोग में लाया जाता है। और इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं? तो डीफेनेटेड कॉफ़ी, यानी कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी में इसका एप्लीकेशन किया जाता है। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी में इसका एप्लीकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड प्रोडक्शन रेट, यानी कि ट्रेड में क्या है? तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को कम करने के लिए कौन सा टारगेट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लेक्रीमेटरी फैक्टर सिंथेस। यह क्या होता है? तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा टारगेट जीन्स होता है? तो लेक्रीमेटरी फैक्टर सिंथेस होता है। किस फसल में यूज में लाया जाता है? तो ओनियन में। एंड इसका जो एप्लीकेशन करते हैं तो TLS ओनियन, यानी इसका एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं? तो TLS ओनियन में किया जाता है। नेक्स्ट इथाइलिन इन्हांस्ड, यानी इथाइलिन को इन्हांस करने के लिए कौन सा टारगेट जीन होता है? तो LE, यानी कैपिटल L स्मॉल ई, कैपिटल E, कैपिटल T, कैपिटल R 4 होता है। किस क्रॉप में प्रयोग में लाया जाता है? तो टोमेटो में। और किसके लिए? तो अर्ली रैपेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज जीन्स रेगुलेटिंग प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी प्लांट के मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो कौन सा होता है? यानी कि जीन्स रेगुलेटिंग प्लांट्स मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी वे जीन जो कि प्लांट के मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट के डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। एक तरफ जीन्स दिया है, दूसरी तरफ उसका फंक्शन दिया है। क्लीवेटा एंड बुस्चेल जीन क्या करता है? तो क्लीवेटा एंड बुस्चेल जीन जो होता है यह इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी क्लीवेटा एंड बुस्चेल जीन्स, यानी क्लीवेटा एंड बुस्चेल जीन्स जो होता है वो क्या करता है? तो इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम, यानी एपिकल मेरिस्टेम्स का जो शूट होता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसका इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए और उसको मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है? तो क्लीवेटा एंड बुस्चेल जीन्स करता है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी एपिकल मेरिस्टेम्स के शूट को इस्टेब्लिश करने के लिए एंड उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होगा क्लीवेटा एंड बुस्चेल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जीन है GA इनसेंसिटिव, जिसे हम GAI के नाम से जानते हैं। यह इसका कार्य क्या होता है? तो स्टेम इलांगेशन एंड प्लांट हाइट, यानी प्लांट के हाइट के लिए और स्टेम के इलांगेशन का काम, यानी प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए और स्टेम के इलांगेशन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो GA इनसेंसिटिव जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जीन्स है ब्रासिनो हिस्टेराइट जीन, जिसे BR
BR11 ग्राम से जाना जाता है। या इसका कार्य क्या होता है, तो प्लांट हाइट को ड्वार्फ करने के लिए, यानी प्लांट हाइट को ड्वार्फ करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्रेसिनो स्टेरॉइड जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जीन है मैक्स। इसका कार्य क्या होता है, तो मैक्सिमोर एक्सिलरी ब्रांचिंग, यानी कि एक्सिलरी ब्रांचिंग को ज़्यादा करने के लिए, यानी कि एक्सिलरी ब्रांचिंग को ज़्यादा करने के लिए मैक्स जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जीन है लेजी एंड TAC फर्स्ट होता है, जो कि ब्रांचिंग एंगल ऑफ टीलर्स, यानी टीलर्स के ब्रांचिंग एंगल को टीलर्स यानी कि ब्रांचिंग एंगल ऑफ टीलर्स, यानी टीलर्स का जो ब्रांचिंग एंगल होता है उसका कार्य करके क्या करता है, तो टीलर्स पर जो ब्रांचिंग एंगल होता है उसको इंक्रीज करने का काम कौन सा जीन करता है, तो लेजी एंड TAC फर्स्ट जीन करता है। नेक्स्ट जीन है फाइटोक्रोम। यह इसका कार्य क्या होता है, तो फाइटोक्रोम का कार्य होता है शेडिंग रिस्पांस एंड हार्वेस्ट इंडेक्स, यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स एंड शेडिंग रिस्पांस का कार्य कौन करता है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स एंड शेडिंग रिस्पांस का कार्य कौन करता है, कौन सा जीन करता है, तो फाइटोक्रोम जीन करता है। रोल सी जीन जो होता है वो क्या करता है, तो रोल सी जीन जो होता है वो प्लांट ब्रांचिंग एंड आर्किटेक्चर, यानी प्लांट के आर्किटेक्चर एंड प्लांट के ब्रांचिंग के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्लांट के आर्किटेक्चर के लिए और प्लांट के ब्रांचिंग के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रोल सी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जीन है IPT-SAG फर्स्ट, जो कि साइटोकाइनिन जीन्स रेगुलेटिंग सेंसेंस, यानी सेंसेंस को रेगुलेट करने के लिए जो साइटोकाइनिन जीन्स होता है वो आपका IPT-SAG फर्स्ट जीन होता है। एक एम एस जीन जो होता है वो एक MS जीन का कार्य क्या होता है, तो रेगुलेटर ऑफ डिटर्मिनेट फ्लोरल डेवलपमेंट, यानी निर्धारित फ्लोरल डेवलपमेंट के रेगुलेशंस को कौन सा जीन करता है, तो ये एक MS करता है, यानी कि फिर से रेगुलेटर ऑफ डिटर्मिनेट फ्लोरल डेवलपमेंट, यानी कि फ्लोरल डेवलपमेंट की डिटर्मिनेशंस के लिए रेगुलेट है, यानी कि फ्लोरल डेवलपमेंट की डिटर्मिनेशन का रेगुलेट करने का काम कौन सा जीन करता है, तो एक MS करता है। फिर से रेगुलेशन ऑफ डिटर्मिनेट फ्लोरल डेवलपमेंट, यानी कि डिटर्मिनेट फ्लोरल डेवलपमेंट की रेगुलेशंस का काम करता है, तो एक MS जीन करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज अपेटाला जीन जो होता है क्या करता है, तो अपेटाला जीन का कार्य होता है रेगुलेशन ऑफ ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, यानी कि फ्लावर डेवलपमेंट का जो ABC मॉडल होता है इसको रेगुलेट करने का काम कौन सा जीन करता है, तो एपेटाला जीन करता है। यानी एपेटाला जीन जो होता है वो ABC मॉडल यानी फ्लावर डेवलपमेंट के ABC मॉडल को रेगुलेटर का काम कौन करता है, तो अपेटाला जीन करता है। यानी अपेटाला जीन जो होता है वो फ्लावर डेवलपमेंट के ABC मॉडल के रेगुलेटर्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट जीन है टर्मिनल फ्लावर्स। यह क्या करता है, तो कंटिन्यूस इन्फ्लोरेसेंस डेवलपमेंट, यानी कि कंटिन्यूस इन्फ्लोरेसेंस डेवलपमेंट, यानी लगातार इन्फ्लोरेसेंस डेवलपमेंट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टर्मिनल फ्लावर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर से कंटिन्यूस इन्फ्लोरेसेंस डेवलपमेंट, यानी कि लगातार इन्फ्लोरेसेंस के डेवलपमेंट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टर्मिनल फ्लावर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जीन है आपका लीफी, जो कि फ्लोरल मेरिस्टेम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि लीफी जो जीन्स होता है वो इसका कार्य क्या होता है, तो लीफी जीन्स का जो कार्य होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्लीवेटा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी क्लीवेटा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो था वो रेगुलेट ऑफ मेरिस्मेटिक मेंटेनेंस, यानी मेरिस्टेम के मेंटेनेंस का कार्य कौन करता है, तो मेरिस्टेम मेंटेनेंस को रेगुलेट करने का काम कौन सा जीन करता है, तो क्लीवेटा फर्स्ट करता है, क्लीवेटा सेकेंड करता है एंड क्लीवेटा थर्ड करता है। बोसेल जीन जो होता है वो रेगुलेट मेरिस्टेम इनिशिएशन, यानी कि मेरिस्टेम इनिशिएशन को रेगुलेट करने का काम कौन सा जीन करता है, तो मेरिस्टेम इनिशिएशन को रेगुलेट करने का काम बोसेल जीन करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नैनो टेक्नोलॉजी। फ्रूट साइंस अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट हेडिंग इज नैनो टेक्नोलॉजी। डिस्कस अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, यानी 15वें नंबर का जो टॉपिक है इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक का वो नैनो टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय एन तानिगुची इन 1974 एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान पर, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान में 1974 ईस्वी में एन तानिगुची
नामक साइंटिस्ट के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को दिया गया था। द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय एन तानीगुची इन 1974 एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान के द्वारा 1974 ईस्वी में एन तानीगुची नामक साइंटिस्ट के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, it is understanding and control of matter at dimensions of 1 to 100 nanometers, यानी कि it is understanding and control of matter at dimension of 1 to 100 nanometer, यानी कि 1 से लेके 100 नैनोमीटर के डायमेंशन पर मैटर को कंट्रोल करने के लिए और मैटर को समझने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। फिर से, इट इज अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैटर एट डायमेंशन ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, यानी 1 से 100 नैनोमीटर डायमेंशंस पर मैटर को कंट्रोल करने के लिए और मैटर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ नैनो बेस्ड स्मॉल डिलीवरी सिस्टम इज हेलोसाइट्स, यानी कि नैनो बेस्ड स्मॉल डिलीवरी सिस्टम, यानी कि नैनो पर आधारित जो स्मॉल डिलीवरी सिस्टम होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, तो हेलोसाइट्स होता है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो स्मॉल डिलीवरी सिस्टम होता है, इसका एग्जाम्पल हेलोसाइट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पेस्टिसाइड क्या होता है, तो नैनो पेस्टिसाइड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड्स एंड सिलिका ऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम ऑक्साइड यूज्ड फॉर बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी, यानी नैनो पेस्टिसाइड कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, तो नैनो पेस्टिसाइड नैनो पार्टिकल्स होता है किसका, तो नैनो पेस्टिसाइड जो होता है वो नैनो पार्टिकल्स होता है किसका, तो जिंक ऑक्साइड का, सिलिका का होता है, SiO2 सिलिका का, यानी सिलिका जिंक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड यानी टाइटेनियम ऑक्साइड का एक टुकड़ा होता है। यानी कि नैनो पेस्टिसाइड क्या होता है, तो नैनो पेस्टिसाइड जो होता है वो नैनो पेस्टिसाइड क्या होता है, तो नैनो पेस्टिसाइड जिंक ऑक्साइड सिलिका एंड टाइटेनियम ऑक्साइड का एक नैनो पार्टिकल्स होता है, जिसका प्रयोग जो होता है बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नैनो पेस्ट पार्टिकल्स यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ हैप्पी पार्टिकल्स, यानी हैप्पी पार्टिकल्स के रिक्लेमेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि बड़े पार्टिकल्स के सुधार के लिए, यानी बड़े पार्टिकल्स के सुधार के लिए किस का प्रयोग करते हैं, तो बड़े पार्टिकल्स के सुधार के लिए नैनो पेस्ट पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि बड़े यानी हैवी पार्टिकल्स के रिक्लेमेशन या फिर सुधार के लिए किस पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका एम्फीफाइलिक पॉलीयूरेथेन आता है, एम्फीफाइलिक पॉलीयूरेथेन आता है एंड जेरावेलेंट आता है, जेरावेलेंट आयरन आता है एंड जियोलाइट आता है, जेरावेलेंट आयरन एंड जियोलाइट आता है। फिर से, नैनो पार्टिकल्स यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ हैवी पार्टिकल्स, यानी हैवी पार्टिकल्स के रिक्लेमेशन के लिए किस पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एम्फीफाइलिक पॉलीयूरेथेन के नाम से जानते हैं, और इसी को हम जीरावेलेंट आयरन के नाम से जानते हैं, इसी को हम जियोलाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नैनो इनकैप्सुलेशन कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द इंसेक्टिसाइडल वैल्यू, यानी इंसेक्टिसाइडल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंसेक्टिसाइडल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए नैनो इनकैप्सुलेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी नैनो इनकैप्सुलेशन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो नैनो इनकैप्सुलेशन का प्रयोग होता है वो इंसेक्टिसाइडल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड क्या होता है, तो काइल का मतलब होता है लीडिंग कंट्री इन यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जिस नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ये इसमें अग्रणी जो देश है वो आपका चिली है। चिली का राजधानी सैंटियागो होता है। फिर से, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जिस नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो उसमें अग्रणी देश जो है वो आपका चिली होता है, जिसका कैपिटल सैंटियागो होता है। नेक्स्ट टॉपिक ही 16वें नंबर का टॉपिक क्या दिया है, तो 16वें नंबर का टॉपिक दिया आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर एनुअल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी कि जो एक वर्षीय हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ क्रॉप्स दिया, दूसरी तरफ आपका आइसोलेशन डिस्टेंस दिया है, वो भी मीटर में, तीसरी तरफ आपका क्रॉप्स दिया है, फिर चौथी तरफ आपका आइसोलेशन डिस्टेंस मीटर में दिया है, यानी कि सेम प्रोसेस को डबल कर दिया है। फिर से हम देख लेते हैं, तो एक तरफ क्या दिया है,
एक तरफ आपका ग्राफ दिया है, दूसरी तरफ आइसोलेशन डिस्टेंस दिया है, वो भी मीटर में दिया है। आइसोलेशन डिस्टेंस में क्या क्या आता है, तो फाउंडेशन सीट एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ उसका सर्टिफाइड सीट दिया है। टोमेटो में जो फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है 50 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 25 मीटर रखा जाता है। ब्रिंजल में फाउंडेशन सीट का जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है 200 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड का जो होता है वो 100 मीटर रखा जाता है। चिली में जो आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीट के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड के लिए 200 होता है, जस्ट आधा हो जाता है। स्वीट पोटैटो में फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होता है, जबकि स्वीट पोटैटो में सर्टिफाइड सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर होता है। ओकरा में फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीट में ओकरा का आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर होता है। पी में फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 40 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीट में ओकरा पी का आइसोलेशन डिस्टेंस 20 मीटर होता है। अदर बीन्स की बात करते हैं तो अदर बीन्स में फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 50 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 25 मीटर रखा जाता है। कोल क्राफ्ट में जो फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है 1600 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीट में कोल क्राफ्ट का जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है वो 1000 रखा जाता है। रेडिस में सब फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 1600 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीट का 1000 रखा जाता है। नेक्स्ट ग्राफ इज टर्निप का फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 1600 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीट का 1000 होता है। कैरेट का आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीट के लिए 1000 होता है, जबकि सर्टिफाइड का 800 मीटर होता है। पोटैटो का फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 5 मीटर होता है और सर्टिफाइड सीट का भी सेम होता है 5 मीटर होता है। यानी पोटैटो का फाउंडेशन सीट हो चाहे सर्टिफाइड सीट हो, दोनों का आइसोलेशन डिस्टेंस 5 ही होता है। ओनियन का फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 1600 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीट का 1000 मीटर होता है। जबकि बीटरूट की बात करते हैं तो बीटरूट का फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 1600 मीटर होता है और सर्टिफाइड सीट का 1000 मीटर होता है। कुकुरबिट्स यानी सभी प्रकार के कुकुरबिट्स के जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है फाउंडेशन सीट के लिए वो 800 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीट के लिए जो होता है वो 400 मीटर तक रखा जाता है। क्राइसेंथेमम का फाउंडेशन सीट आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है 400 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड का जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो 200 मीटर होता है। मैरीगोल्ड का जो फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस होता है 400 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीट का जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो 200 मीटर तक रखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज आर्टिफिशियल सीड्स। डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल सीड। यानी आर्टिफिशियल सीड क्या होता है, तो आर्टिफिशियल सीड के बारे में देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सीड, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल सीड। द टर्म आर्टिफिशियल सीड वाज कॉइन्ड बाय मुरासिगे इन 1977, यानी 1977 ईस्वी में मुरासिगे नामक साइंटिस्ट के द्वारा आर्टिफिशियल सीड को टर्म को दिया गया था। यानी कि आर्टिफिशियल सीड टर्म किसने दिया था, तो आर्टिफिशियल सीड टर्म जो है वो मुरासिगे नामक साइंटिस्ट ने 1977 ईस्वी में कॉइंड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनली यूज्ड हाइड्रोजेल्स, यानी कि साधारणतः किस हाइड्रोजेल का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम आल्जीनेट का प्रयोग करते हैं, कैराजीनान का प्रयोग करते हैं, गुआरगम का प्रयोग करते हैं, सोडियम पेक्टेट का प्रयोग करते हैं, टैनिन एसिड का प्रयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, एक्सेट्रा। यानी कि कॉमनली यूज्ड हाइड्रोजेल्स, यानी कि आर्टिफिशियल सीड्स में साधारणतः किस हाइड्रोजेल का प्रयोग करते हैं, तो आर्टिफिशियल सीड्स में सामान्यतः किस हाइड्रोजेल का प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिफिशियल सीड्स में सामान्यतः किस हाइड्रोजेल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका सोडियम आल्जीनेट आता है। इसमें सोडियम आल्जीनेट आता है, कैराजिनान आता है, गुआर का गम आता है, सोडियम पेक्टेट आता है, टैनिन एसिड आता है, कॉपर सल्फेट आता है। इन सभी का प्रयोग जो होता है वो आर्टिफिशियल सीड्स में हाइड्रोजेल्स के रूप में साधारणतः प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट दिया है आपका प्लांट स्पेसीज, एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ उसका प्रोपेगेल यूज दिया है, तीसरी तरफ उसका साइज दिया है। तो एपियम ग्रेवियोलेंस हेलरी का साइंटिफिक नेम होता है। इसमें जो प्रोपेगेल्स यूज किया जाता है वो आपका सोमैटिक एम्ब्रियो का प्रयोग करते हैं। साइज कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर होता है। दूसरे नंबर आपका डाइकोकरोटा डाकस करोटा होता है, यह कैरेट का साइंटिफिक नेम होता है। और इसमें जो प्रोपेगेल यूज किया जाता है वो आपका सोमैटिक एम्ब्रियो का प्रयोग करते हैं। साइज इसका 1 मिलीमीटर डायमीटर से कम होता है। तीसरे पे आपका लेक्टुका सेटाइवा होता है। तीसरे नंबर पर आपका लेक्टुका सेटाइवा होता है। प्रोपोग्यूल यूज कितना करते हैं, तो सोमैटिक एम्ब्रियो का प्रयोग करते हैं। पार्टिकल साइज 1.5 से लेकर 2.5 मिलीमीटर इन डायमीटर में होता है। नेक्स्ट है लोबलोली पाइल लोबलोली पाइन लोबलोली पाइन, इसका जो प्रोपोगेल यूज किया जाता है सोमैटिक एम्ब्रियो का प्रयोग करते हैं और इसका साइज दिया ही नहीं है। नेक्स्ट है मोरस इंडिका का कौन सा प्रोपोगेल यूज करते हैं, तो मोरस इंडिका का एक्सिलरी बर्ड्स प्रयोग में लाया जाता है, जिसका साइज 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर में होता है। नेक्स्ट है सेंटेलम एल्बम का सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोपोगेल यूज किया जाता है, साइज दिया ही नहीं है। नेक्स्ट है वेलेंसिया बैलेरियना
वैलीचील, वैलेरिएना, वैलीचील इसका प्रोपोगुल कौन सा यूज करते हैं? तो एक्जिलरी बर्ड्स इसका प्रोपोगुल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो साइज होता है 0.3 से 0.5 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है डायस्कोरिया फ्लोरिबंडा। डायस्कोरिया फ्लोरिबंडा का कौन सा प्रोपोगुल यूज करते हैं? तो डायस्कोरिया फ्लोरिबंडा का एक्जिलरी सूट बर्ड का प्रयोग करते हैं प्रोपोगुल्स के रूप में। साइज क्या होता है? तो 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है हायोसाइमस म्यूटिकस। हायोसाइमस म्यूटिकस इसका कौन सा प्रोपोगुल यूज करते हैं? तो एडवेंटिटियस सूट बर्ड्स का प्रयोग करते हैं। साइज क्या होता है? 0.2 से 0.4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है हमारा पिक्रोराइजा कुरोवा। पिक्रोराइजा कुरोवा इसका कौन सा प्रोपोगुल यूज करते हैं? तो एक्जिलरी सूट बर्ड का प्रयोग करते हैं। साइज कितना होता है? 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट टाइम आपका रियम इमोदी इसका प्रोपोगुल कौन सा यूज करते हैं? तो एडवेंटिटियस सूट बर्ड्स का प्रयोग करते हैं। साइज क्या होता है? 0.2 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट हमारा पोंगोस्टेमन पचौली का एक्जिलरी बर्ड्स प्रयोग में लाते हैं प्रोपोगुल्स के रूप में, और इसका साइज होता है 0.3 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बहुत ही TPS बुक में हर टॉपिक को दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग इज हॉर्टिकल्चर जर्नल्स एंड मैगजीन्स। नेक्स्ट हेडिंग इज हॉर्टिकल्चर जर्नल्स एंड मैगजीन। नेक्स्ट पहले तरफ दिया आपका नेम ऑफ जर्नल्स और फिर मैगजीन्स, दूसरी तरफ आपका पेरियोडिसिटी, तीसरी तरफ आपका नेम ऑफ मैगजीन्स, दूसरी तरफ पेरियोडिसिटी दिया है। तो एक तरफ आपका नेम ऑफ जर्नल्स या फिर मैगजीन और दूसरी तरफ उसकी पेरियोडिसिटी यानी कि जो साप्ताहिक होगा, मंथली होगा या फिर कैसा भी रहेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर ये आपका क्वार्टरली होता है, ठीक। क्वार्टरली यानी कि साप्ताहिक होता है, यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है, जबकि जर्नल ऑफ एशियन हॉर्टिकल्चर यानी इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर जो था क्वार्टरली प्रोड्यूस होता है, पब्लिश होता है, जबकि जर्नल ऑफ एशियन हॉर्टिकल्चर ये भी क्वार्टरली पब्लिश्ड होता है। द ओडिशा जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर या हाफ ईयरली यानी कि एक साल में 6 महीना में यानी 6 महीने में पब्लिश होता है। द ओडिशा जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी जो ओडिशा जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर साल में एक बार ही पब्लिश होता है। साउथ इंडियन हॉर्टिकल्चर जो था वो वर्ष में एक बार पब्लिश होता है। पोटैटो जनरल जो था वो प्रत्येक सप्ताह प्रोड्यूस होता है। इंडियन जर्नल ऑफ एरिका नट स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि एरिका नट स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स का जो इंडियन जर्नल होता है वो साप्ताहिक प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, यह एक साल में एक बार यानी कि 6 महीने में एक बार प्रोड्यूस होता है। 6 महीने में एक बार प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज हार्ट साइंस जो था वो बाई मंथली होता है, यानी कि बाई मंथली यानी एक महीने में 2 बार होता है, यानी कि एक महीना में 2 बार प्रोड्यूस किया जाता है। हार्ट साइंस हार्ट टेक्नोलॉजी जो होता है वो क्वार्टरली यानी साप्ताहिक प्रोड्यूस होता है, पब्लिश्ड होता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी यानी जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी यह भी साप्ताहिक पब्लिश्ड होता है। फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस यानी हॉर्टिकल्चर साइंस के लिए जो जर्नल ऑफ द अमेरिकन साइंस है यह भी साप्ताहिक पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट है साइंसिया हॉर्टिकल्चर जो है वो मंथली यानी कि महीने में एक बार पब्लिश्ड होता है। एक्टा हॉर्टिकल्चर जो था वो मंथली प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक्टा हॉर्टिकल्चर जो होता है ये भी मंथली यानी कि महीना में पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर टुडे, यह भी महीने में एक बार प्रोड्यूस होता है। फ्लोरिकल्चर टुडे भी जो होता है वो महीने में एक बार पब्लिश्ड होता है। स्पाइस इंडिया महीने में एक बार पब्लिश्ड होता है। इंडियन कॉफ़ी महीने में एक बार पब्लिश्ड होता है। इंडियन फार्मिंग मंथली यानी महीने में एक बार ही पब्लिश्ड होता है। इंडियन हॉर्टिकल्चर जनरल ऑफ प्लांटेशन क्राफ्ट यानी प्लांटेशन क्राफ्ट का जो इंडियन हॉर्टिकल्चर जनरल होता है महीने में 2 बार पब्लिश्ड होता है। जनरल ऑफ स्पाइसेस एंड एरोमेटिक क्राफ्ट से संबंधित जो मैगजीन्स होता है वो मंथली यानी महीने में एक बार पब्लिश होता है। प्लांट हॉर्टिटेक जो होता है वो साल में एक बार पब्लिश होता है। इंडियन कोकोनट जनरल जो था वो एक महीने में एक बार पब्लिश होता है। नीचे क्या दिया है, नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया, फॉरेन जर्नल पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, यानी कि जो फॉरेन जर्नल यानी कि विदेशों में जो भी जर्नल पब्लिश किया जाता है हॉर्टिकल्चर से संबंधित वह सभी जो होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस के द्वारा पब्लिश होता है। यानी कि फॉरेन एंड विदेशों में जो भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित जर्नल पब्लिश किए जाते हैं वो सभी अमेरिकन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर से पब्लिश किए जाते हैं। इस सेशन में हमने जनरल हॉर्टिकल्चर के सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में फ्रूट साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन गाइज।